जितनी बड़ी तबाही दिखाई दे रही है वो जो है कहीं ना कहीं भयावह स्थिति और लेती जा रही है। जो मानसून सीजन है इसमें ही ये फ्लैश फ्लड आती हैं। इकट्ठा एक साथ ही पूरा ग्लेशियर टूट जाता है। 17,000 फीट की ऊंचाई के आसपास हुई है। नेपाल को अगर टाइमली इंफॉर्मेशन देते कि ग्लेशियर टूटने से ही वो तीव्रता बढ़ी है 4.41। चीन ये इतने बड़े बड़े डैम, इतने मेगा डैम बना रहा है, पहाड़ी क्षेत्र के संतुलन को तो खराब कर ही रहा है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने जो है कई जिंदगियों को ले लिया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लापता हैं। एक जो आंकड़ा सामने आ रहा है इसको लेकर के, उसमें ये दावे किए जा रहे हैं कि चीन से लेकर के नेपाल और फिर भारतीय नागरिकों की कुल संख्या मिला ली जाए तो तकरीबन 1400 से ज्यादा लोग जो हैं इस समय लापता हैं। कोई जानकारी नहीं है कि वो जीवित हैं या मृत अवस्था में हैं। इसके अलावा 175 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि की जा चुकी है। नेपाल में जो त्रासदी हुई है, जिस तरह की बाढ़ आई है, उसने अपने आप में सोचने को मजबूर कर दिया है। चीन की तरफ से इसको लेकर के स्पष्ट टिप्पणी की गई है। उन्होंने कहा है कि हम इस पूरे घटनाक्रम से बेहद दुखी हैं, बेहद आहत हैं। इसके बाद जो है चीन ने वहां पर राहत और मदद पहुंचाई है। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ माफी मांग लेना या फिर खेद प्रकट करना या फिर दुख व्यक्त करना, क्या इतना ही काफी है? क्या भविष्य में इस बात की कोई गारंटी है कि फिर से ऐसा नहीं होगा? क्या कुछ हो रहा है और क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या कुछ वजहें रहीं? चीन को क्यों इसका दोषी बताया जा रहा है? इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीताराम गोला जी, जो कि मौसम विशेषज्ञ हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, हम नवभारत टाइम्स के तमाम दर्शक इस बात का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं ये जानने का कि भाई ऐसा आखिर हुआ क्यों। जितनी बड़ी तबाही दिखाई दे रही है वो जो है कहीं ना कहीं भयावह स्थिति और लेती जा रही है। जो आंकड़े अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं मरने वालों के, इसने चिंता खासतौर से बढ़ाई है। ये हुआ क्यों? क्या कुछ वजहें रही इसके पीछे की? आपके जो एक्सपर्ट कमेंट्स हैं वो हमारे दर्शकों को बताएं आप। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मौसम में जो पहाड़ों का जो क्षेत्र है उनमें टेम्परेचर थोड़े से राइज रहते हैं कंपेयर टू अदर सीजन्स। तो इसमें इस सीजन में ग्लेशियल जो मेल्टिंग है बहुत ज़्यादा स्पीड से होती है। उसके साथ साथ ग्लेशियल जो उसकी परत है बर्फ की बहुत वीक हो जाती है और कई केसेस में वो इकट्ठा एक साथ ही पूरा ग्लेशियर टूट जाता है। और जो ये घटना हुई है ये लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई के आसपास हुई है और अचानक इतना बड़ा ग्लेशियल पूरा का पूरा पूरा हिस्सा टूट करके करीब 4,000 फुट की ऊंचाई पर आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके साथ मलबा, डेब्रीज, पत्थर और वाटर, जो कि वहां रेन उतनी ज्यादा नहीं थी बट ग्लेशियर टूटने की वजह से ये इकट्ठा एक साथ हाई स्पीड से लो फ्लो गया और उसके साथ सब कुछ बहा के ले गया। ये इसका एक मेन रीजन जो हमें नजर आता है। जी जी। अच्छा सर, यहाँ पर जो है कुछ दोषारोपण जो है चीन के ऊपर किया जा रहा है। चीन के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि चीन की वहां पर जो गतिविधियां हैं, जिस तरह के कंस्ट्रक्शंस उसने करवाए हैं वहां पर, जिस तरह के डैम्स के निर्माण करवाए हैं उस रीजन में, तो उससे जो है वहां के जो पहाड़ हैं काफी हद तक ढीले पड़े हैं। इसकी वजह से जो प्राकृतिक जो एक गठन होता है पहाड़ों का, वो काफी हद तक जो है उसमें टूट फूट हुई है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई ये मानवीय जो है हस्तक्षेप की वजह से है या फिर पूरी तरीके से प्राकृतिक आपदा ही इसको कहा जाए? पूरी तरह से प्राकृतिक आपदा तो नहीं कह सकते। जब कहीं पे भी पहाड़ों के अंदर डैम वगैरह बनाए जाते हैं तो निश्चित रूप से ही वहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है वो वीक हो जाती हैं। यानी कि जो पत्थर हैं उन सब पे थोड़ा सा वीकनेस तो आती है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर केस हुआ है, इस केस में ग्लेशियर टूटना उसके कारण कई होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्प्रिंग सीजन में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाते हैं पहाड़ों के, और दूसरा जो आपने अभी जिक्र किया कि जितने भी डैम वगैरह बनते हैं तिब्बत साइड में, उनसे जरूर ही मतलब पहाड़ कमजोर हो रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। उस वजह से भी इस कटाव को थोड़ी सी एक मदद मिलती है कटाव होने में।
और जी इसमें जी चीन का मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर चीन के पास कोई क्योंकि वो एडवांस कंट्री है, उनके पास जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वगैरह भी हैं, अगर वो नेपाल को अगर टाइमली इंफॉर्मेशन देते, जैसे कि हम लोगों ने टाइमली इंफॉर्मेशन नेपाल से ले ली और अपने सारे गंडक के आसपास के एरिया को हमने पूरा अलर्ट कर दिया है, तो नेपाल का बहुत बड़ा डिजास्टर होने से बच जाता है। जी सर, एक सवाल यहाँ पर दर्शकों की तरफ से लगातार आ रहा है। वो ये पूछ रहे हैं कि भाई जिस रीजन में ये पूरा हुआ है वो पड़ता है चीन का दक्षिणी हिस्सा, यानी अगर हम तिब्बत तिब्बत रीजन की अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा पठारी इलाका है, वहां पर जी जो पूरा पठार है। इसके अलावा जो है जो नेपाल का रीजन जो है वो बसावट वाला क्षेत्र ज्यादा है वहां पर। अब जो नदियां वहां से निकलती हैं उनका बहाव या तो पूर्व की दिशा में है या फिर जो है पश्चिम की दिशा में है। राक्षस ताल वहां पर मौजूद है। उसके बाद जो है अब आते हैं उस कंडीशंस के ऊपर कि भाई ऐसा जो है भविष्य में क्या कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो है दोनों देशों को उठाने की आवश्यकता है, उधर चीन को भी इधर नेपाल को भी, क्योंकि जो क्रम है बाढ़ आने का और जिस तरीके से फ्लैश फ्लड्स वहां पर आते रहे हैं, तो दोनों देशों को किस लेवल पे उतर के अब काम करने की आवश्यकता है, किन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है ताकि फिर से इतनी बड़ी त्रासदी और जनहानि देखने को ना मिले। जितने भी ग्लेशियर के एरिया हैं वहां पर इनको सैटेलाइट मॉनिटरिंग रेगुलर रखनी पड़ेगी इस सीजन में, क्योंकि आपने देखा होगा कि जनरली जो मानसून सीजन है इसमें ही ये फ्लैश फ्लड आती हैं, क्योंकि बरसात होती है, वो नदियों का फ्लो बढ़ जाता है, साथ साथ बर्फ मेल्ट होती है। तो उस कंडीशन को ऑब्जर्व करने के लिए इनको फोकस करके उन ग्लेशियर्स के ऊपर इनको अपना मॉनिटरिंग रखना पड़ेगा सैटेलाइट के थ्रू, और अपने और दूसरे भी सिस्टम्स हैं कि जो ह्यूमन विजुअल ऑब्जर्वेशन है वो इनको रखने पड़ेंगे, जिससे कि टाइमली लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाए और जान माल की हानि होने से बच सके। ये जो जोन है सर पूरी तरीके से अस्थिर जोन है। हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में जो है सिलसिलेवार तरीके से भूकंप की घटनाएं यहाँ पर होती रही हैं, और इस बार भी जो चीन की तरफ से स्टेटमेंट यहाँ पर डिक्लेयर जो जारी किया गया है, इस स्टेटमेंट में साफ तौर से कहा गया है कि जो ये घटना हुई है उससे पहले 4.4 का भूकंप वहां पर आया था, जिसका एपिसेंटर नेपाल में कहीं पर मौजूद था, उस रीजन में ही कहीं पर। इसकी वजह से ये पूरा मैं इस स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब ग्लेशियर इतनी ऊंचाई से और इतने बड़े मात्रा में जब टूटते हैं तो उनसे भी वाइब्रेशन से एक ऐसा ही इफेक्ट आता है जैसे कि ये भूकंप का होता है। तो ये 4.4 का जो दिया है, अभी तक इसकी कोई पुष्टि मैं नहीं करता हूं, ना भी कहीं से ऐसी साइंटिफिक ऐसी हो पाई है। तो मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, जो मेरी अपनी राय है, कि ग्लेशियर टूटने से ही वो तीव्रता बढ़ी है 4.4 वाली। जी बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, अब हालांकि चीन की तरफ से जो है बहुत सारे किंतु परंतु हैं, और नेपाल में जो चीन के राजदूत हैं उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट में बहुत सारी बातें कही गई हैं। पहला जो एक बात कही गई है, उन्होंने तो सबसे पहले नेपाल के ऊपर इस बात को बढ़ने की कोशिश की है कि नेपाल में जो प्राकृतिक हलचल हुई है उसकी वजह से सब कुछ हुआ है। यानी उन्होंने बोला कि 4.4 का भूकंप आया, उसकी वजह से तमाम तबाही देखने को मिली है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि नेपाल को भी चाइना को भी सोचने की बेहद आवश्यकता है कि जिस रीजन में वो प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है वो जो है कहीं ना कहीं असंतुलन पैदा कर रही है, जिसकी वजह से तबाही की जो घटनाएं हैं वो आगे बढ़ सकती हैं। सर अब यहाँ पर देखिए, अब क्योंकि जो ये पूरा रीजन है यहाँ पर बहुत सारी नदियां निकलती हैं, बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, और इसको बार बार अगर आप छेड़ रहे हैं, बार बार इसको जो है आप किसी तरीके से बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रकृति अपना रौद्र रूप कभी ना कभी दिखाएगी जरूर। अब मैं थोड़ा सा बातचीत का रुख भारत की तरफ पलटना चाह रहा हूं सर। अब ये तो रही तिब्बत के पठार के क्षेत्रों की बात, अब हम थोड़ा सा पूर्वांचल की तरफ चले, अगर पूर्वी इलाके की तरफ भारत। लाइन जोड़ना चाहूंगा कि इसमें जी। नेपाल का दोष नहीं है, क्योंकि नेपाल में तो जो वो नदी एंट्री करती है तिब्बत की तरफ से, आपने देखा भी होगा, जो कल मैं विजुअल्स देख रहा था कि ये जहां पे इनका इमिग्रेशन वाला जो बॉर्डर पे जो जगह है वहां से ही मतलब ये फ्लैश फ्लड जो है स्टार्ट हुई है। इसका मतलब कि चीन की तरफ से ही नेपाल को घेरा गया है, कि नेपाल में ही जनरेट नहीं हुई है ये फ्लैश फ्लड। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारी वीडियोस जो है सोशल मीडिया में इस समय चल भी रही हैं। खुद नेपाल के जो आसपास के गांव के लोग हैं उन्होंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसमें उन्होंने ये दिखाया है कि वहां से जो बहाव आया नेपाल की तरफ, उसमें चीनी प्रोडक्ट्स और फिर जो चीनी खाली बोतलें या फिर इस तरह की और जो चीज़ें हैं वो उसमें दिखाई दे रही हैं। तो साफ तौर से वहीं वहीं से सब कुछ हुआ है। अब मैं थोड़ा सा पूर्वी क्षेत्र जो है भारत का वहां पर लिए चलता हूं आपको। अब एक सिनेरियो यहां पर दिखाई दे रहा है, अरुणाचल प्रदेश के पास सीमा के उस पार जो है
चीन वहां पर भी मेगा प्रोजेक्ट्स तैयार कर रहा है अपने, वहां भी बड़े बड़े डैम्स तैयार कर रहा है, वहां भी प्रकृति से इसी तरीके से छेड़छाड़ हो रही है। तो क्या सर भारत के ऊपर भी कोई ऐसा संकट हो सकता है अगर भविष्य में कभी इस तरह की हलचल हो और फिर अरुणाचल प्रदेश और जो पूर्वी राज्य हैं वो इससे इफेक्ट हो पाए? आसाम, हाँ, आसाम का जी क्षेत्र, हाँ। जी जी। इस कितना खतरा लगता है आपको सर ये? अगर ये डैम बनाते हैं तो ये डैम अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाते हैं। जब तक इनको जरूरत होगी पानी को रोकेंगे, जब पानी ज्यादा बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली ये डैम खोलेंगे। तो डैम खोलेंगे तो पानी कहाँ जाएगा? हमारी ब्रह्मपुत्र में हम कई बार देख चुके हैं इनकी जो एक करतूत है कि ब्रह्मपुत्र में ओवरफ्लो अचानक हो जाती है। बरसात ना होने की वजह से भी ब्रह्मपुत्र में बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। जी। तो ये हिंदुस्तान के लिए तो बिल्कुल चिंता का विषय है ये। तो सर क्या लगता है आपको कि मतलब कि भारत की तरफ से जो क्लाइमेट एक्सपर्ट्स हैं, जो वेदर एक्सपर्ट्स हैं, या गवर्नमेंट की जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, क्या उनकी तरफ से कुछ इंटरवीन होना चाहिए इसके अंदर, कुछ अलर्ट यहाँ से घोषित किया जाना चाहिए? क्या लगता है आपको कि दोनों देश बातचीत करें इस बारे में? हाँ, अगर दोनों देश बातचीत करते हैं तो जान माल की हानि को काफी हद तक मतलब कि बिल्कुल नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसमें दोनों देशों को मिलकर के एक इकट्ठा मतलब एक बनाना चाहिए, एक पूल बनाना चाहिए जिससे कि एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करें। जी। क्योंकि अच्छा सर हम जी। लोअर साइड में हैं, हम लोग हिंदुस्तान में जो हमारी नदियां चीन की तरफ से हिंदुस्तान की तरफ आ रही है, लोअर साइड में है। तो हमें जो है ज्यादातर डिपेंडेंसी उनके ऊपर रहेगी कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें हमारे साथ। सीताराम जी, आप जो है जाने माने जो है मौसम विशेषज्ञ हैं, आपसे एक सवाल ये रहेगा मेरा कि जो हिमालयन रेंज है ये दुनिया की ऐसी एकमात्र रेंज है जिसमें सबसे ज्यादा हलचल रहती है। ये हिमालयन रेंज सबसे ज्यादा अस्थिर भी है, और जिस तरह की गतिविधियां वहां से चीन की तरफ से लगातार चलती चली आ रही हैं, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शंस वो करवा रहा है, जिस तरीके से डैम्स का निर्माण वो करवा रहा है, वो कहीं ना कहीं न सिर्फ नेपाल के लिए खतरा पैदा कर रही है बल्कि भारत के लिए भी खतरे वाली घंटी इसको हम मान सकते हैं। तो अब जो है थोड़ा सा एक दर्शकों की उत्सुकता ये जानने को लेकर के भी है सर, कि आप थोड़ा सा ये बताएं कि किस तरह के रॉन्ग स्टेप्स जो है चीन की तरफ से उठाए जा रहे हैं, और क्या उस रीजन में उस तरह का कंस्ट्रक्शन वाकई होना चाहिए, क्या वो साइंटिफिक है? क्योंकि जो अगर मैं थोड़ा सा इसको पॉलिटिकल एंगल देने की यहाँ पर कोशिश करता हूं और थोड़ा पॉलिटिकली सिनेरियो यहाँ पर मैं रेज करता हूं, दरअसल जो है दक्षिण का हिस्सा जो है चीन का वो पठारी इलाका है, वहां पर चीन की बहुत ज्यादा बसावट नहीं है, लेकिन क्योंकि भारत की बसावट है, नेपाल की बसावट है उसके बॉर्डर रीजन्स के आसपास, तो उसके सामने चैलेंजेस ये हैं कि वो भी अपनी कुछ हलचल वहां पर रखे, अपना वजूद वहां पर मजबूती से कायम रखे। कई बार ये चीजें अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं का विषय रही हैं कि चीन जो है अपने विस्तारवादी नीतियों को लेकर के वहां पर जो है अपनी गतिविधियां करता रहा है, लेकिन ये खतरा जो है कहीं ना कहीं नेपाल के लिए भी बढ़ा रहा है, भारत के लिए भी बढ़ा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि सर उस रीजन में क्या इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स क्या वो इलाके सहन कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो फिर क्या कुछ अदर विकल्प हो सकते हैं इसके अलावा? देखो, ये जितना अपने क्षेत्र के अंदर चीन ये इतने बड़े बड़े डैम, इतने मेगा डैम बना रहा है, तो वो उसके संतुलन को, पहाड़ी क्षेत्र के संतुलन को तो खराब कर ही रहा है। लेकिन उसके साथ क्योंकि वो उसके क्षेत्र में कर रहा है, तो हमारे पास जो चारा रह जाता है कि हम जो है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास ही जाएं इस चीज के लिए, कि भाई वो जहां पे इतनी कैपेसिटी नहीं है वहां पे आप ऐसी चीज पैदा कर रहे हो जो भविष्य के लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को ही यही करना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास जाकर के इस चीज को उठाया भी जा रहा है, लेकिन चीन अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, और ये जो इलाका है बेहद संवेदनशील है, बेहद सेंसिटिव है, और यहां पर अगर आप किसी तरह का कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर किसी तरीके से प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, प्रकृति का संतुलन अगर आप बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह के डिजास्टर जो है भविष्य में भी सामने आ सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है सर, एक चलते चलते एक सवाल छोटा सा आपसे और लिए चलूंगा यहां पर। भौगोलिक रूप से चीन जो है ज्यादा ऊंचाई वाला क्षेत्र है वनस्पत नेपाल और हिंदुस्तान के, वहां से अगर कोई गतिविधि होती है तो इसका सीधा इंपैक्ट नेपाल और इंडिया के ऊपर पड़ सकता है। तो यहां से अगर मैं डिफेंस की बात करूं या फिर अपनी रक्षात्मक रणनीति की बात करूं, तो भारत और नेपाल के सामने इस प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए किस तरह की रणनीति हो सकती है, किस तरह की प्लानिंग हो सकती है, किस लेवल पे हम काम कर सकते हैं?
हम अपने क्षेत्र में इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम अपना मजबूत ऑलरेडी बनाए हुए हैं, लेकिन आगे भी बनाते रहेंगे। आपने देखा होगा कि आसाम के अंदर सभी नदियों का जो लेवल है वो मॉनिटरिंग होता है मानसून सीजन में। उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अभी नदी का लेवल क्या चल रहा है, अभी आज की डेट में क्या है, 1 घंटे में क्या उसका लेवल बढ़ा है घटा है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम उनके पास रहती है वहां पे अवेलेबल। लेकिन उसके साथ साथ हमें और भी मतलब प्रिकॉशनरी मेजर जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, लोगों को इमीडिएटली शॉर्ट नोटिस पे शिफ्ट करना, इन सब चीजों के लिए हमारा देश पूरी तैयारी कर रहा है, हमारे राज्य भी पूरी तैयारी कर रहे हैं इस चीज के लिए। उससे हमारी जी आम जनता को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और भारत जो है इन सब तमाम गतिविधियों को लेकर के बेहद सचेत है। और जैसा कि यहाँ पर सीताराम गोला जी जो कि जाने माने मौसम विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बताया भी कि बहुत सारे अलार्मिंग प्रिकॉशंस होते हैं, बहुत सारे जो है ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसको अगर थॉरोली प्रोसेस किया जाए, उसको अगर फॉलो किया जाए तो इस तरह के डिजास्टर से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरह की गतिविधियां चीन की है लगातार पूरे हिमालयन रेंजेस में और खासतौर से बॉर्डर रीजन्स के अंदर, ये कहीं ना कहीं नेपाल के लिए भी और भारत के लिए भी खतरा हो सकता है। और नेपाल में इस समय जो देखने को मिल रहा है वो एक अलार्मिंग बेल जो है हिंदुस्तान के लिए भी हो सकती है। प्रकृति से आप अगर छेड़खानी करेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये वही है कि आप जब प्रकृति को छेड़ते हैं तो प्रकृति अपना रौद्र रूप आपको दिखाती है। बहरहाल सीताराम गोला जी जो कि जाने माने मौसम विशेषज्ञ हैं, इन तमाम मसलों को लेकर के अपनी विशेषज्ञ राय आपके सामने रख रहे थे। और उम्मीद है कि आप तमाम दर्शक जिनके मन में बहुत सारी उत्सुकता रही होगी इन तमाम मुद्दों को समझने के लिए, आपकी क्षुधा जो है कहीं ना कहीं इन्होंने शांत की होगी। सर आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं कहीं जाए नहीं, लगातार बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।